मैं शालिनी हुबलीकर और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए दूसरी इकाई में का ये जो आप लोगों का लेसन है 7th लेसन स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भाई ये डायलॉग तो बहुत ही पॉपुलर है जो कहे हुए थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ओके, तो आज ये जो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो लेसन है आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में विथ रीडिंग, ताकि आप लोगों को जब आप रीड करते हो तो आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज न आए और आपको रीड करना भी चाहिए। जब तक आप लेसन रीड नहीं करोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपने आँखों के स्कैनर से स्कैन कर लेंगे ना तो वो परमानेंटली दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा आप लोगों के। ओके, तो ये तो लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र, मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र। ओके, परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक मीन्स टीचर, सामाजिक कार्यकर्ता मीन्स सोशल वर्कर एवं प्रसिद्ध वकील थे और एक फेमस एडवोकेट भी थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। देश का एक दो भाग नहीं तो उन्होंने पूरा स्वराज ही अंग्रेजों से मांग लिया, तो अंग्रेज भी पूरे ऐसे घबरा गए, एक प्रकार का खौफ उन लोगों के मन में आ गया। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। और अभी जो ये लोग थे जैसे हम लोग तुम लोग, तो लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी है। ठीक है, उनको अभी जैसे महात्मा गांधी जी को कैसे महात्मा बोलते हैं वैसे तिलक जी को लोकमान्य ये उपाधि दी। किसने? लोगों ने। अभी उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी? तो वो था गीता रहस्य, बहुत ही पॉपुलर है, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। तो ये लोग कभी कभी जेल में अरेस्ट होते थे ना, तो जेल में बैठ के क्या करेंगे ना, खाली रहते थे तो पेपर पेन वगैरह मंगाते थे वो लोग, रिक्वेस्ट करना पड़ता था उसके लिए भी, दो भाई हम कुछ लिखना चाहते हैं। तो फिर उन लोगों को अगर परमिशन मिलती है लिखने के लिए तो फिर वहाँ पे बैठ के जेल में ही ये लोग लिखते थे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा महात्मा गांधी जी लिखते थे, नेहरू जी लिखते थे, लोकमान्य तिलक जी भी लिखते थे। ऐसे बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी है जिन लोगों ने बहुत से काम अपने जेलों में ही किए हैं। उसमें कि एक स्वतंत्र वीर सावरकर जी भी है। तो उनको तो पेपर पेंसिल नहीं देते थे, वो दीवारों पे लिख के रखते थे कोयले से, ऐसा मैंने सुना है। अभी गद्य संबंधी इस लेसन में अभी ये एक उनका स्पीच है लोकमान्य तिलक जी का। अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। जैसे एक आत्मा कभी मरती नहीं है, उसी तरह से ये जो हमारा स्वराज है वो भी अजर अमर है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। राजनीति का मतलब होता है पॉलिटिक्स, धर्म रिलीजन, स्वशासन। हमारा देश है, हमारे देश में हम लोग शासन करेंगे, है ना। बाहर के लोग आके, अभी तुम लोगों का घर है, अभी तुम लोगों के घर में तुम लोगों का ही शासन चलेगा, है क्या नहीं। कोई भी बाहर का आदमी आके घुस गया तुम लोग के घर में, पलंग पे लेट रहा है, टीवी चालू बंद कर रहा है, एसी लगा के लेट गया है, तो चलेगा तुम लोगों को? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बाहर के आदमी को हमारे घर में परमिशन नहीं है। इसी तरह से देश भी हमारा घर है। ओके,
तो हम लोग चलाएंगे हमारा घर, तुम लोगों की क्या ज़रूरत है उसके लिए। तो उनका ये जो स्पीच था, उन्होंने स्वशासन के ऊपर भी अपने व्यूज़ रखे हुए थे। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति टिळक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो इसमें, इस लेसन में स्वराज के प्रति उनका जो डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अभी देखते हैं, लेसन की शुरुआत करते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह से जवान हूँ। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ लेकिन उत्साह जो होता है ना, एनर्जी कुछ भी करने की, तो उसमें मैं जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। युवावस्था मीन्स जब हम यंग होते हैं, ओके, तो उन्हें युवा कहते हैं। तो अब उम्र बढ़ गई है, बूढ़े हो गए तो क्या हो गया, लेकिन मेरी जो अंदर की जवानी है मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये जो मेरी युवावस्था है, इसके जो विशेष अधिकार है, उसके जो राइट्स है, उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यानी अपनी विचार शक्ति को बढ़ाना, ओके, उसको बलवान बनाने से इनकार करना, और यह स्वीकार करने के समान होगा, यानी मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी प्रस्ताव है उन लोगों ने रखा हुआ, उसके ऊपर बोलने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है, इसका ये मतलब होगा। ये स्पीच है लोकमान्य तिलक जी का। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। चिर युवा जो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, एवर यंग। चिर युवा का मतलब एवर यंग। तो अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। वो ना कभी बूढ़ा होगा ना कभी ख़त्म होगा, वो एवर यंग ही रहेगा। ये जो भी मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। शरीर मीन्स बॉडी। एक पर्टिकुलर एज के बाद बूढ़े हो जाते हैं इंसान, ओल्ड हो जाते हैं, बॉडी भी जर्जर हो जाती है, बुढ़ापे से पूरे रिंकल्स आ जाते हैं, खड़े रहने की ताकत नहीं होती है ना, वो जैसे बहुत ओल्ड मैन होता है तो आपने देखा होगा। तो शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। नष्ट कैसे होगा वो? आफ्टर डेथ। बूढ़े हो गए, मौत हो गई, बॉडी खत्म, ओके, तो नष्ट भी हो सकता है। परंतु आत्मा अमर है। आत्मा मीन्स व्हाट? सोल। सोल ऑफ आवर बॉडी नेवर डाइज। वो हमेशा अजर अमर होता है। शरीर, आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, तब शरीर काम करती है। एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती, फिर वो दूसरे शरीर में जाती है। ये जो प्रोसेस है, साइकिल ऑफ लाइफ, चलते ही रहता है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। अभी इन्होंने जो होम रूल में थे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो होम रूल की गतिविधियाँ मीन्स उसमें की जो एक्टिविटीज़ है, भले ही सुस्ती दिखाई दे, भले ही स्लोली चल रही है थोड़ा सा, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। लेकिन ये जो होम रूल हमने बनाया है, इसके पीछे का जो रीज़न है
तो वो अमर है, अविनाशी है, किसी भी कंडीशन में हम लोग उसे ख़त्म नहीं होने देंगे। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। तो हम लोग को फ्रीडम कौन दिलाएगा? यही दिलाएगा, होम रूल ही दिलाएगा हमें आज़ादी, फ्रीडम। तभी ब्रिटिश लोग थे ना हमारे देश पे राज कर रहे थे, तभी इन लोगों ने बहुत फाइट किए हैं। तो उसमें के एक लोकमान्य तिलक जी भी थे। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। आत्मा जो होती है, हर एक इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, ठीक है, और वो अजर अमर होती है। आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। ओके, परमात्मा मीन्स गॉड, अल्लाह, खुदा। और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। जब तक वह ईश्वर से जाकर मिल न जाए तब तक उसे शांति, मन को शांति नहीं मिलेगी, पीस नहीं मिलेगा। इसी तरह से स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। समझे ना? लिंक कैसे किया है? जैसे आत्मा जब तक परमात्मा से मिलने तक उसे शांति नहीं मिलती, इसी तरह से मुझे जब तक मेरा स्वराज नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। जब तक स्वराज पाने की इच्छा मेरे अंदर जिंदा है तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। उनकी जो फीलिंग है ना स्वराज पाने की, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे जिस तरह से आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, छू नहीं सकता, उसी तरह से स्वराज लोकमान्य तिलक जी के लिए है, जो कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता है, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। जल यानी पानी, ना ये पानी से कभी गीली होगी, कोई हवा इसे सूखा नहीं सकती। तो आत्मा के साथ जो भी होता है, इसी तरह स्वराज जब तक मुझे नहीं मिल जाएगा, न मुझे कोई काट सकता है, न जला सकता है, न पानी में भिगा सकता है, न हवा से सुखा सकता है। इनकी जो फीलिंग है उसको मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। अभी आगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई सीआईडी या पुलिस भी उसे पकड़ नहीं सकती है। जो उनकी फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गट फीलिंग बोलते हैं ना, वैसे मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ। अभी देखो वो स्पीच दे रहे हैं, उनके सामने पुलिस अधिकारी लोग भी बैठे हैं, ठीक है। तो भी पुलिस अधीक्षक अंडरलाइन करना, इसको भी, ये ऊपर वाला भी अंडरलाइन करना, आत्मा वाला जो है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और इसे भी आप लोग अंडरलाइन करना। अभी ये जो घोषणा कर रहे हैं कौन कौन सुन रहा है देखो। अभी मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पुलिस के सामने भी मैं बोलता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, कलेक्टर बैठा है उसके सामने भी मैं बोलूँगा, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। अभी एक लेखक आए हैं जो उनका स्पीच भी लिख रहे हैं, शॉर्ट स्पीच लिखते हैं, नोट करते हैं, वो उनके जो वर्ड्स होते हैं उनके सामने भी मैं कहता हूँ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। हमारा देश है, हमारा राज होना चाहिए, हमारा राज हम लोग चाहते हैं, जो है स्वराज। स्व मीन्स माई, राज मीन्स हमारा राज्य, ओके।
हमारे किंगडम के राजा हम है ना भाई, हमारे किंगडम को हम चलाएंगे, तुम लोग क्यों चला रहे हो? तो स्वशासन, हमारे देश को हम चलाएंगे, तुम लोग नहीं चलाओगे, ये वो बोल रहे हैं। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वह राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश में देश के वेद है। अभी जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन से होती है, अभी जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन होती है, परिणति का मतलब होता है पुष्टि, ठीक है, जिसका अस्तित्व या फिर उसको सपोर्ट करने वाला क्या होता है? स्वशासन होता है, वही राजनीति विज्ञान है। तो वो कौन सा विज्ञान है? पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं ना हम लोग, वो है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। अगर गुलाम है हम लोग तो उसको हमारी खुद की पुष्टि नहीं है। हम लोग गुलाम अगर है तो हमें हमारे विज्ञान की पुष्टि नहीं है, ठीक है। वो यही कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो साइंस है वो जब आज़ादी हमें मिलेगी तो ही वो हम लोगों के लिए है। दासता में, दासत्व, गुलामी से वो नहीं मिलती है, ठीक है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है, और हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के जो विज्ञान है, साइंस है, वो क्या है? हमारे देश के वेद है। वेद पता है ना तुम लोग को? 4 टाइप के वेद होते हैं, तुम लोग को पता है? तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से 4 टाइप के वेद होते हैं। ओके, और हाँ, एक मैं आपको बोलना भूल गई, आशुलिपि लेखक है ना, आशुलिपि का मतलब होता है शॉर्ट हैंड। ओके, अगर टाइपिंग के बारे में पता होगा तुम लोगों को तो उसमें शॉर्ट हैंड होता है, तो आशुलिपि का मतलब होता है शॉर्ट हैंड राइटिंग, ठीक है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। तो आपका जो सोल है ना, उस सोल को मैं जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। तो मैं ये जो बोलते हैं ना, कोई बहला के, फुसला के, फंसा के किसी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे देश में तुम लोग ये जो व्यवहार कर रहे हैं हमें गुलाम बनाकर, ये जो पर्दा है तुम लोगों के आंखों के ऊपर, जो किसी ने तुम लोगों को, कौन है वो लोग? जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं, अक्ल ही नहीं है उन लोगों में, ऐसे लोग। कुचक्री, कुचक्री का मतलब होता है दूसरों को बुरी राय देने वाले, बुरा ओपिनियन देने वाले लोग होते हैं, उसे कुचक्री कहते हैं। और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। वैसे आपका नेचर अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की बातों में आकर आप ये गलत काम कर रहे हो। ऐसे लोकमान्य तिलक अपने स्पीच में उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे लोगों ने ना आपकी आंखों पर क्या कर दिया है? पर्दा डाल दिया है, और वही पर्दा मैं आपका हटाना चाहता हूँ। आपका जो सोल है उसे मैं जगाना चाहता हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं। और बुरे लोगों के संगत में, बहकावे में आकर आप एक गलत काम कर रहे हो, ये भी एक इनडायरेक्टली मैसेज लोकमान्य तिलक उन्हें दे रहे हैं। राजनीति के विज्ञान के 2 भाग है। अभी राजनीति, पॉलिटिकल साइंस के 2 पार्ट्स है। ओके, पहला है दैवी, 1 है गॉड, दूसरा है राक्षसी। राक्षसी यानी राक्षस, बुराई, राक्षसी। गॉड एंड डेविल, हाँ डेविल। तो ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं किसके? विज्ञान के। एक है दैवी, गॉडेस, गॉड, एंड सेकंड है डेविल, राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में जाती है।
अभी किसी देश को, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाकर रखना, तो ये क्या है? दूसरे भाग में जाती है, मतलब क्या हो गया? दूसरा भाग कौन सा है? राक्षसी है। पहला भाग दैवी है ना, लेकिन तुम लोगों ने किसी को गुलाम बना के रखा है, दास बना के रखा है, अपना नौकर बना के रखा है, तो ये किस में जाएगा? कौन से भाग में जाएगा? वो दूसरे भाग में जाएगा। यानी क्या हो गया? वो राक्षसी हो गया, बुरा हो गया वो बहुत। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग बुराई का कोई विज्ञान नहीं हो सकता। औचित्य का मतलब होता है उपयुक्तता या फिर कुछ उचित होने की अवस्था, अच्छा होने की अवस्था। नहीं हो सकता है, राक्षसी में अच्छा हो ही नहीं सकता। ओके, एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। अगर कोई राष्ट्र, कोई देश इस बात को सही है बोलेगा ना कि दूसरे के देश में जाके तुम लोग शासन करो और उनको तुम गुलाम बनाओ, अगर कोई इसे बात को सही मानता होगा तो भगवान की नज़र में वो पाप का भागी है। ओके, वो क्या हो गया? पापी है वो। इसका मतलब अगर वो इस बात को सही बोलता है तो वो पापी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उन लोगों के लिए बुरा है, जो उनको नुकसान पहुंचाने वाला है, जो उनको लॉस कराएगा, जो उनको हार्म करेगा, तो वो लोग बोलते हैं भाई ऐसा कैसे करते हैं तुम लोग, ये तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, इसमें हमें तो हार्म हो जाएगा, इसमें ऐसे बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, ऐसे लोगों में हिम्मत होती है। कुछ लोगों में ये हिम्मत होती है कि अगर तुम उनको हार्म कर रहे हो तो बोलेंगे मुँह पे, अरे आप ऐसा करोगे तो हमें तो हार्म हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन जो उनके लिए हानिकारक है, हाँ उनके लिए हार्मफुल है, वो हानिकारक का मतलब होता है हार्मफुल। और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता, और कुछ लोग जो होते हैं ना वो चुपचाप सहन करते रहते हैं, बोलेंगे अरे अंदर से तो पता चल रहा है कि अरे अगर ये ऐसा करेगा ना तो मेरे को तो ऐसा होएगा, फिर मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, ये तो मेरे लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन उन लोगों को सामने बोलने की गट्स ही नहीं है उन लोगों में। उनको पता है कि इससे उनका नुकसान होने वाला है, उनको हार्म होने वाला है, लेकिन उन लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं है, डेयरिंग नहीं है उन लोगों में। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। तो ऐसे लोगों को मैं ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि नॉलेज देना चाहता हूँ, उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म, पॉलिटिक्स एंड धर्म जो है वो शिक्षा का एक अंग है, इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स के रिलेटेड एजुकेशन, ये कोई अलग नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है, लेकिन अभी क्या हो गया, ये फॉरेनर लोग आए, उन लोगों ने अपने रूल्स लागू कर दिए, इसके लिए हम लोग को ऐसे लगता है कि धर्म और राजनीति अलग है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उसमें की जो शासन है वो दोनों एक ही है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। तभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस होते थे उसके बारे में वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड जो है तो वो जो देश है भारत की सहायता से विद द हेल्प ऑफ इंडिया किसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का, संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है का मतलब उन्हें प्रोटेक्शन देने का कोशिश कर रहा है। किसको? बेल्जियम को। अंडरलाइन करना ये, ठीक है।
प्रयास कर रहा है का मतलब होता है ट्राई कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। तो वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों को हमारा जो स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, हम लोगों को हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चालू करने चाहिए। तुम लोग हमारे देश के हेल्प से दूसरे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और तुम लोग ऐसे भी बोलते हो कि हमें आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, हमें स्वराज नहीं मिलना चाहिए। तो ये गलत है, ऐसे वो बता रहे हैं कि तुम लोगों का ये सोच है वो गलत है। तुम लोग को हर बात के लिए इंडिया की हेल्प चाहिए और तुम लोग हम लोगों को स्वशासन नहीं दोगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। जो हम में दोष रखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। अभी दोष, जो हम में दोष रखते हैं मतलब हम लोगों को जो गिल्टी समझते हैं ना कि अभी हमारा देश है, अगर हम लोग हमारा स्वशासन मांगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नज़रिया में क्या है, अरे क्या ज़रूरत है इसको ये सब मांगने की, चल रहा है ना सब बराबर से, अभी चुप बैठ जाना चाहिए। तो ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो लोभी प्रकृति के लोग हैं, लोभी, लालची, ग्रीडी लोग हैं ये लोग, यानी इसमें इन लोगों का कुछ न कुछ फ़ायदा है, तभी ये लोग हम लोगों के लिए ऐसा बोलते हैं और हम लोगों में दोष रखते हैं कि अरे इसको तो अक्ल ही नहीं है, ये ऐसे ही करता है हमेशा ऐसा। तो इसमें क्या है, उन लोगों का कुछ तो सेल्फिशनेस है उन लोगों का। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष रखते हैं। अभी ये तो लोगों में दोष रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को ही दोषी मानते हैं। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया हम लोगों के साथ, ऐसे सोचने वाले भी लोग इस समाज में है। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। तो कोई कुछ भी कहे भाई, हमें किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बोलो बुरा बोलो कुछ भी बोलो, हमें हमारा राष्ट्र दे दो, हमारे राष्ट्र के आत्मा की, हमारे देश के सोल की रक्षा करने के लिए हम लोग हमेशा ट्राई करते रहेंगे और हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। अभी देखो, तुम लोग तुम्हारे घर में पैदा हो गए, तुम लोग तुम्हारे घर में कुछ भी करो भाई, तुम लोग को तो अधिकार ही है ना। तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरी प्यारी, ऐसे बोलेंगे, प्यार करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये तुम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारे घर में सब तुम लोगों को प्यार करेंगे, सब तुम्हारा केयर करेंगे, है क्या नहीं। तो जिस तरह से तुम्हारे घर में तुम्हारा जन्म हुआ, तो जैसे अधिकार तुम्हारा घर पे है, तुम्हारे घर के लोगों के ऊपर है, उसी तरह से हमारा जन्म इस देश में भी तो हुआ है। अभी हमारा जन्म इस देश में हुआ है, अभी तुम्हारे घर में कोई भी घुस गया अंदर और तुम्हारी चीज़ें वगैरह लेके गया, कुछ किया, तुम लोग को नौकर बना के रखा, तुम लोगों के घर में तो चलेगा? तुम लोग को नहीं चलेगा। तो इसी तरह ये जो देश है वो भी हमारा घर है ना। तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा जो हित है वो छुपा हुआ है, और राष्ट्र की रक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग पैदा हुए ना यहाँ पे, तो हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। अभी कांग्रेस जो था तभी उसने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था, एग्री किया था उसने इस बात को कि हाँ स्वशासन हमें मिलना चाहिए। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है। प्रांतीय सम्मेलन का मतलब होता है स्टेट लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो। तो जो स्टेट लेवल के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं ये क्या कि कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने शुरू किया था ये, जो उनके आदेशों का पालन करता है। तो उनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनका वो ओबे करते हैं। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए,
चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। अभी देखो, अभी ये जो इस प्रस्ताव को, अभी कौन सा प्रस्ताव के बारे में बात करें हम लोग, हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बात करें। तो इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु, अभी इसे लागू कराने के लिए, अप्रूव कराने के लिए, कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है, यानी हम लोग कृत संकल्प है का मतलब है हम लोग बंधे हुए हैं, कसम खा लिए हम लोगों ने अभी कि कुछ भी करके अभी हम लोग स्वराज मिला कर ही रहेंगे, स्वराज पाकर ही रहेंगे, यानी दृढ़ निश्चयी हो गए अभी हम लोग। कृत संकल्प यानी दृढ़ निश्चयी का मतलब होता है फॉर्म डिसीजन किया है अभी हम लोगों ने। तो ये स्वराज पाने के लिए चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए। मरुभूमि यानी जो रेत की जगह होती है ना, जहाँ पानी नहीं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, है ना, रेगिस्तान में, चाहे ये कोशिश हमें रेगिस्तान में लेकर जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। अज्ञातवास का मतलब होता है गुप्तवास, छुप छुप कर रहना, ठीक है, कोई भी काम छुप छुप के करना, ओके, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। अभी देखो, अभी ये जो सार्वजनिक गणेशोत्सव है ना, अभी लोकमान्य तिलक जी का अगर जिक्र हुआ और सार्वजनिक गणेशोत्सव के बारे में बात ना हो, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये सार्वजनिक गणेशोत्सव किसने शुरू किया हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। बस उन लोगों को इतना ही पता है कि चलो भाई गणपति आए, मंडप में बिठाया, उनका हम लोगों ने पूजा किया, 10 दिन धांगड़ धिंगा किया, सत्यनारायण की पूजा की, फिर अच्छे से विसर्जन करके आ गए। इतना ही उन लोगों को पता है कि गणपति लाना है, बिठाना है, पूजा करना है, आरती करनी है, प्रसाद खाना है, खाना खिलाना है, सब करना है, इतना ही। उसके पीछे का जो रीज़न था वो उन लोगों को नहीं पता। अभी आप लोगों को भी अगर ये बात नहीं पता होगी तो मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक निबंध भी आपको आएगा, तो भी ये पॉइंट आप जरूर उसमें ऐड करना। स्वराज का तो है ही, प्लस ये वाला भी पॉइंट आप उसमें ऐड करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। अभी तभी क्या होता था मालूम है, तभी तो हम लोग आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे। फिर है ना, ये ब्रिटिश लोगों ने ऐसा रूल बनाया कि 3-4 लोग एक जगह पे जमा होके बात नहीं करेंगे। कर्फ्यू लगाते कैसे ना, वैसे गर्दी में बात नहीं करेंगे, खड़े रह के बात नहीं करेंगे कोई भी। तो ऐसे बहुत ही कड़क कायदे कर दे, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया कि ये लोग है ना अभी चुप नहीं बैठने वाले हैं, ये लोग कुछ ना कुछ करके प्लॉटिंग करके हम लोग को यहाँ से भगाने को ही देख रहे हैं ये लोग करके, ठीक है। लेकिन एक क्या था उन लोगों का मालूम है, ब्रिटिश लोगों का, उन लोगों को पता था कि हम लोग है ना बहुत धर्म वाले लोग हैं, हम लोग पूजा अर्चा करने वाले लोग हैं, तो हमारे पूजा में किसी भी फेस्टिवल में उन लोगों ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारा ये जो है ना सेंसिटिव पॉइंट है, ये जो है ना हमारे त्योहार, हमारे भगवान वगैरह पूजा पीजा, ये जो है हमारे सेंसिटिव है। अगर इन लोगों ने उसे जरा भी छेड़ दिया तो फिर लोग वायलेंट हो जाएंगे, फिर उन लोगों की कोई बात नहीं मानेंगे। तो इस बात का अंदाज़ा ब्रिटिश लोगों को था, तो इसके लिए है ना वो लोग कोई भी धर्म के कार्य में बाधा नहीं लेके आते थे, और ये बात लोकमान्य तिलक जी को पता थी। तो तभी क्या होता था ना, घर घर में ही गणपति लेकर आते थे लोग, पूजा करते थे और फिर विसर्जन कर देते थे। लेकिन अभी लोगों को अवेयर कैसे करें, इन लोगों ने तो ऐसे कड़क रूल बना दिए, अभी लोगों से मिले कैसे, बातचीत कैसे करें, समझाए कैसे। तो भाई लोकमान्य तिलक जी ने क्या कहा मालूम है, अभी है ना क्या करेंगे हम लोग, 10 दिन का सार्वजनिक गणेशोत्सव करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे प्लान करके उन्होंने प्लान क्या था उन लोगों का, बिहाइंड दिस गणेशोत्सव ये लोग लोगों से मिलेंगे, अपने ग्रुप में मिलेंगे, प्लानिंग करेंगे, लोगों में अवेयरनेस जगाएंगे आज़ादी के बारे में। ये उन लोगों का मेन मोटो था सार्वजनिक गणेशोत्सव स्टार्ट करने के पीछे। और उन लोगों को पता था कि अगर हम लोग फेस्टिवल के लिए एक जमा हो गए एक साथ में, तो ये लोग हम लोग रोकेंगे, हम लोगों को ये लोग बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे ब्रिटिश लोग, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने 10 दिन का सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू कर दिया, और इस गणेशोत्सव में बहुत से लोग आने लगे। फिर इन लोगों के मीटिंग्स होने लगे, फिर जो आम लोग थे, आम जनता जो थी, उन लोगों में उन्होंने अवेयरनेस लाया
कि भाई ये ब्रिटिश लोग हैं, बाहर से आए हैं, हमारे देश में ही हम लोग को गुलाम करके रखा है, तो इन्हें हमें भगाना चाहिए यहाँ से, हम लोगों को ये गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए करके आम लोगों में भी अवेयरनेस लाने का काम इस गणेशोत्सव में लोकमान्य तिलक जी ने और उनके साथ जो भी ग्रुप मेंबर्स थे उन लोगों ने किया हुआ है। फिर उसके बाद हर साल वो इसी तरह से गणेशोत्सव करने लगे। वो जो वहाँ से परंपरा शुरू हो गई गणेशोत्सव करने की, वो अभी तक भी चल रही है। तो अभी तो क्या लोग ज़रा सोशल होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना, और थोड़ा उनके जो स्ट्रेस होता है लाइफ में थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं जब इस तरह से फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, तो अभी सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने ये स्टार्ट किया था, इसके पीछे का कारण ये था। ठीक है, पता चल गया ना अभी तुम लोगों को। तो चाहे अज्ञातवास में रहना पड़े, गुप्त होके रहना पड़े, छुप के रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों न हो जाए हम लोगों को, ओके, चाहे हम लोगों को एंड में हमारी जान भी देनी पड़ेगी तो भी हम लोग दे देंगे, लेकिन स्वराज तो हम लोग पाकर ही रहेंगे। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए। अभी राम ने भी ऐसे ही किया था। अज्ञातवास में गए थे ना, वो भी इसमें गए थे, वनवास में वगैरह गए थे, है ना। श्री राम ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ पास कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। अभी हाँ चलो पास कर रहे हैं तो उसके लिए तालियां सिर्फ बजाओ मत तुम लोग, लेकिन अगर वो पास हो जाता है तो उसके लिए ईमानदारी से भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। ऐसी प्रतिज्ञा लो, कसम खाओ ऐसी। हम सभी संभव, संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। संवैधानिक मीन्स संविधान से संबंधित, संवैधानिक मीन्स संविधान से संबंधित, और विधि सम्मत, विधि सम्मत का मतलब विधि के अनुसार, ओके, तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। स्वराज मिलाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे, काम करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। जॉर्ज जो था उसने एग्री किया है कि इंडिया के सपोर्ट के बिना इंग्लैंड चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। 5 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। तो भी हमारा जो देश है 5000 वर्ष पुराना एक राष्ट्र है, तो उसके लिए आप लोगों को आपके जो विचार है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज करना होगा। फ्रांसीसी रणभूमि, फ्रांसीसी मीन्स फ्रांस की रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। अभी फ्रांसीसी जो वॉर हुआ था, तभी जो हमारे भारत के जो सैनिक थे उन लोगों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई थी और अपने बहादुरी का परिचय दिया था। ये तो तुम लोगों के लिए सिर्फ ट्रेलर ही है भाई, हमारे इंडियन सैनिक कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। ये तो कुछ सैनिक थे जिन्होंने आपके सैनिकों की जान बचाई थी। अभी हम लोग 30 करोड़ अगर भारतीय लोग हैं, अगर हम लोग टूट पड़े, हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। हमारे देश के लिए हमारी जान भी देने के लिए तैयार है। तुम लोगों ने सिर्फ नमूना देखा है हमारे भारतीय सैनिक लोगों का, लेकिन अभी हम लोग 30 करोड़ लोग अगर आ गए तो तुम लोगों का क्या होगा। इनडायरेक्टली वो उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना तुम लोग। मैं सिखा रही हूँ, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखो तभी ना सिर्फ 30 करोड़ ही लोग थे,
भारत में हमारे अभी तो कितने करोड़ हो गए हैं, कितने करोड़ हो गए ज़रा बताना मुझे कमेंट करके। ओके, तो इस तरह से ये जो लेसन है अपना हो गया है कंप्लीट। पीछे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसे क्वेश्चन एंड आंसर्स में जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछना कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। फ्री है मेरा एक चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलो अभी आपके आ रहे एग्ज़ाम्स नज़दीक, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। कोई भी निबंध, पत्र, कथा, कहानी आपके लिए सारे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।